बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 11th फ़िज़िक्स फ़ेडरल बोर्ड 2019 के पास पेपर के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, सिग्नल्स फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ। तो जो रिमोट से, जो आपने देखा होगा कि आगे एक एलईडी लगी हुई होती है जिसमें से हमें कोई लाइट निकलती भी वैसे नज़र तो नहीं आती, लेकिन अगर आप उसे कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में डार्क रूम में चेक करेंगे बटन प्रेस करके रिमोट का, तो उसमें आपको लाइट नज़र आएगी। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो। तो ये जो है जनाब लाइट, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि वहाँ से लाइट वेव्स निकलती हैं, लेकिन वो इनविजिबल होती हैं, हमें आँख से नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप उसे कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में डार्क रूम में डार्कनेस करके जब बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो लाइट नज़र आएगी। ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 2 है, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस इसका आंसर है, इंटरफेरेंस कहलाता है ये। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मैक्सिमम वर्क कैन बी डन। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस गिवन है, आइसोकॉरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है और आइसोबैरिक है। आइसोकॉरिक जो है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में चेंज इन एनर्जी डेल्टा क्यू जो है, यानी कि ना ही सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, ना ही उससे रिलीज़ हो सकती है। तो उसमें डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक जो है, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ सबके लिए, तो इसमें जो है आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो होता है इसमें। तो जो भी हम हीट देंगे, तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन। जितनी हम एनर्जी देंगे सिस्टम को, वो क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। ठीक है। अगर आइसोकोरिक की बात करूं तो इसमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है, डेल्टा वी, जिसकी वजह से वर्क डन होता ही नहीं है। आइसोकोरिक में जो है वर्क डन होता ही नहीं है। ठीक है। और एडियाबैटिक में जो वर्क डन होता है वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा यू की बेसिस पे होता है। और आइसोबैरिक में जो है वो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि इसमें जो है जो एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उसमें वर्क डन भी होगा और साथ में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे जो है मैक्सिमम वर्क डन वो आइसोथर्मल में मिलेगा। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ओशन वेव्स। तो डायमेंशन एनालिसिस करनी है इसमें हमें। स्पीड जो है उसका फॉर्म जो डायमेंशन है वो होती है एल टी के पावर -1। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फार्मूला है जो हमें जो है वो ये डायमेंशन देगा स्पीड वाली। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ होती है मीटर में, उन्होंने बताया हुआ भी है, वेवलेंथ मीटर में है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो इसकी लेमडा लेमडा की जो डायमेंशन बनेगी, क्योंकि मीटर है तो लेंथ है, एल बनेगी, और यहाँ पे बनेगा एल टी की पावर -2। तो एल और एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की पावर 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये स्पीड के हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 5 है, क्रिकेट मैच है में जो क्रिकेट मैच में 500 स्पेक्टेटर्स तमाशाई मौजूद हैं, काउंटिंग उनकी की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सारे के सारे फिगर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि हर एक बंदे को खुद काउंट किया गया है। तो जाहिर से बात है ये ज़ीरो जो है ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। जो जो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है कि द फर्स्ट ऑल द नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं नॉन डिजिट्स हैं, परफेक्टली नॉन है। तो इस काउंट की गई है, स्पेक्टेटर्स की काउंटिंग की गई है, तो ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जो उसके बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं, इनके लिए हमारे पास दो केसेस थे, एक डेसिमल वाला था और एक विदाउट डेसिमल था, कि सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। अगर विदाउट डेसिमल वाला केस होता है तो इसमें जो ज़ीरोज़ होते हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन के मेजरमेंट किस तरह से की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे सब सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 6 है, अ पर्सन वॉक्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज़। तो एडिशन करनी है, उनके मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है, देखें डायरेक्शन मैप बना लिया मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए। तो पहले जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ और उसके बाद फिर 20 किलोमीटर ईस्ट। तो 10
और 20। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। नॉर्थ में और ईस्ट में देखें एंगल 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हमें मैग्नीट्यूड जो है एक्स इसका निकालना है हमें, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 100 प्लस 400, 500 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक्स निकालना है। तो 22.36 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यानी MCQ नंबर 7 है, फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज़ करेक्ट। मैग्नीट्यूड बताना है हमें कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कब इक्वल होगा, किस एंगल के लिए होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ठीक, तो मसला सिर्फ ये है कि एंगल हमें इक्वेट कराना है, तो कॉस और साइन जो है वो इक्वल होते हैं 45 डिग्री पर। ठीक है, तो 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 8, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ बेंच, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग द बेंच विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट। यानी कि एक मास है 2 kg का, इसके लिए मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ की हुई है नेक्स्ट पेज पर। देखिए एक मास है 2 kg का, इस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो 4 न्यूटन है। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है वो कांस्टेंट क्या चीज़ होगी, एक्सेलरेशन होगी, स्पीड होगी, डिफरेंट उसने ऑप्शंस दिए हुए हमने। देखें स्पीड, एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड। ठीक है, तो फोर्स ऐड कर रही है तो यकीनन जनाब स्पीड तो कांस्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि फोर्स अगर ऐड करेगी उसके ऊपर तो एक्सेलरेशन होगी। अब एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू पता लगानी है कि क्या होगी, तो एफ इज इक्वल टू एम है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो एफ़ होता है न्यूटन सेकंड लॉ में, ये नेट फोर्स होती है। यहाँ पे दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका वेक्टर सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे, और 10 माइनस 4 ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 6। मास हमारे पास गिवन है 2, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो कैंसिलेशन होगी, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे जो ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये दोबारा। तो देखें नंबर 9 है, आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सो दैट इट ट्रेवल्स अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है MCQ, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे जो उन्होंने दिए हुए हैं वो 100 मीटर जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर 25 मीटर आएगा। तो 1000 मीटर उन्होंने जो है देना चाहिए था, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई हुई है। तो हाउ हाई विल इट राइज उन्होंने पूछा है, यानी कि मैक्सिमम रेंज उन्होंने बता दिया हमें कि 100 मीटर है, और कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा प्रोजेक्टाइल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने 1000 मीटर लेके जो है इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास 250 मीटर आंसर आएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको सोल्यूशन। तो रेंज होता है, रेंज का जो फॉर्मूला है वो V0 स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब साइन टू थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 के इक्वल कब होता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको थ्योरी में मिल जाएगी कि रेंज जो होती है वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, यानी कि एंगल जो है वो 45 डिग्री हमें रखना है। अब हाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एंगल हमने यहाँ पे देखें मैक्सिमम रेंज है 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी वही एंगल यूज़ करेंगे 45 डिग्री। ठीक है, और V0 स्क्वायर अपॉन जी, V0 स्क्वायर अपॉन जी की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे रेंज की जो वैल्यू हमें गिवन थी वहाँ पर। उन्होंने 100 दी हुई है जो कि गलत है, तो मैंने 1000 यहाँ पे सही करके लिखा है 1000। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 नीचे लिखा हुआ है, V0 स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैंने सब्सटीट्यूशन की है 1000। देखें V0 स्क्वायर अपॉन जी इक्वल होता है मैक्सिमम रेंज जो हमें गिवन है, तो ये यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन कर दी। साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये होता है 1/√2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर सिम्प्लीफिकेशन किए तो 250 मीटर हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, 2/5 mr², आपको यहाँ टेबल में वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद ये एक यहाँ से रह गया है, 1 हॉर्स पावर जो है ये होता है 746 वॉट, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद नंबर 13, आर एन ड्रॉप ऑफ रेडियस, सॉरी नंबर 12, इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड। अब ये सब जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है ये आपके सिलेबस में इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र तो नहीं आई। बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। तो अर्थ वो कह रहा है अगर सडनली स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है जो आप 9.8 या 10 यूज़ करते हो न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू है वो
इक्वेटर पर जो है क्या होगी, क्या वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, या वो बढ़ जाएगी, या वो ज़ीरो होगी, या वो डिक्रीज़ करेगी। तो मैंने इंक्रीज़ यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, क्या सोच के लिखा है बताता हूँ आपको जनाब। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जी इज़ इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन रोटेशन वाली जो बात वो पूछ रहा है उसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है इससे एक्सप्लेन किया जाता है, इसकी पूरी डेरिवेशन है, पूरा टॉपिक है ये एक रोटेशन के हवाले से, क्या कि रोटेशन जो है वो किस तरह से ग्रेविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ की रोटेशन का ग्रेविटी जो है नॉर्थ पोल पर रोटेशन की वजह से चेंज नहीं होती, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इक्वेटर पर जो है रोटेशन इफेक्ट करती है ग्रेविटी को, क्योंकि अर्थ आपको पता है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, उसकी थोड़ी ओवल लाइक शेप होती है, तो इक्वेटर पे जो है वो जो रेडियस है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर रोटेट कर रही होती है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब अगर स्टॉप कर देगी वो, यानी कि रोटेट करना बंद कर देगी, तो ये जो ओमेगा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो अर्थ मूव कर रही है, अपने स्पिन, अपनी जो है स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है जिस स्पीड से। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और थीटा जो है ये एंगल होता है इक्वेटर से, कि इक्वेटर से हम जितना दूर जाते जाएंगे तो ये वो एंगल है, ठीक है। तो अगर ओमेगा ज़ीरो हो जाए, यानी कि रोटेशन जो है रुक जाएगी, यानी कि ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव जो है वो इक्वल हो जाएगा जी के, यानी कि इक्वेटर पर जो वैल्यू होगी ग्रेविटी की वो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही स्क्वायर ही होगी। लेकिन अगर अर्थ जो है वो रोटेट कर रही हो, जो कि रियलिटी में है ऐसा, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, स्पिन कर रही होती है, तो इस कंडीशन में जो है इक्वेटर पर क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, 9.8 जो हम ले रहे होते हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, यानी कि जो वैल्यू आप यूज़ करते हो 9.8, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए तो ठीक है वो चीज़, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो वैल्यू है, वैसे वो एवरेज वैल्यू ले रहे होते हैं हम, यानी कि नो पोल्स के मुकाबले में इक्वेटर पर जो है ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि रियलिटी में जो है वो अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। तो रियलिटी में जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है उसके मुकाबले में अगर अर्थ स्टॉप कर दे, रोटेट करना रुक जाए, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जो रियलिटी में होती है उसके मुकाबले में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो इस रिस्पेक्ट से पूछ रहा है ये सवाल, कि जो हम लेते हैं वैल्यू 9.8, तो वो वही रहेगी या नहीं, तो यकीन वो वही रहेगी, जी ही रहेगी, ठीक है ना। तो मैं जो है उस लिहाज से जवाब दिया है कि रियलिटी में जो है मतलब रोटेशन की वजह से ग्रेविटी की जो वैल्यू है इक्वेटर पर वो कम हो जाती है पोल्स के मुकाबले में। तो अगर स्टॉप हो जाएगी रोटेट करना अर्थ, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है इक्वेटर पर वो बढ़ जाएगी। मैंने इस लिहाज से इसका जो है आंसर सेलेक्ट किया है इंक्रीज़। उसके बाद नंबर 13 देखें, आ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉल्स इन एयर विद अ टर्मिनल स्पीड वी, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे टी या आई। उसके बाद देखें, व्हाट शुड बी द टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2r, यानी कि एक बारिश का एक पानी का जो बूंद है उसका रेडियस है आर, उसकी टर्मिनल स्पीड है वी, ठीक है। अब अगर वो जो रेडियस है उसका वो बढ़ जाए, 2 टाइम्स आर हो जाए, तो वो पूछ रहा है टर्मिनल स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझें ज़रा। दो फॉर्मूले हमारे पास गिवन है बुक के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी के, एक है हमारे पास एम जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, और दूसरा है 2 ρg r² अपॉन 9 ईटा, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हैं, रेडियस जो है उसका वाटर का होगा यकीनन, रेनफॉल है, रेन ड्रॉप है, तो अगर आप उसका रेडियस बढ़ाएंगे तो यकीनन उसका जो है मास भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मास, अब इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो रेडियस और मास देखें दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो है क्या रिलेशनशिप बनेगा, ठीक से हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ रेडियस की गिवन है। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ होती है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यानी कि वाटर की जो डेंसिटी होगी, भले अब आप कितना ही वाटर ले लें, उसकी जो डेंसिटी है वो वही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद ईटा यानी कि विस्कोसिटी जो है वाटर की, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है इससे हमें जो है आंसर करना है
अपने क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ें देखें तो 2 ρg/9 ये सारे चीज़ें जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और इक्वल का साइन हटा के हम प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आर स्क्वायर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो रेडियस जो चेंज जो है वो 2 टाइम्स का चेंज लाया है, तो 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी टर्मिनल स्पीड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर लगाया हुआ है इसका, ये रहा 4v। उसके बाद नंबर 14 है, बर्नौलीज इक्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो बुक की लाइन है ये, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है ये। उसके बाद नंबर 15 है, टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड एट मरी आर रिलेटेड एज TM, यानी कि टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ जी से जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जी ग्रेविटी से इन्वर्स रिलेशन है। अब मरी जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, और हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जिसे हम कहते हैं, वो हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है, कम होता है वो। यानी कि हाइट अगर बढ़ाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मरी ज़्यादा हाइट पर है, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो टाइम पीरियड वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो टी एम इज़ ग्रेटर देन टी के, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास ये वाला बी ऑप्शन, तो टी एम इज़ ग्रेटर देन टी के। उसके बाद देखें नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम दैट टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी वाइब्रेटिंग मास की और स्प्रिंग की वेरिएबल होगी, लो होगी, हाई होगी या कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगी यकीनन जनाब, आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके बाद नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो पूरा टॉपिक है ये, स्पीड ऑफ साउंड की जो फैक्टर्स हैं वहाँ बताए हुए हैं बुक के अंदर। तो प्रेशर जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है स्पीड होगी। 0.6 डिग्री 0.6 मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आता है। डेंसिटी से जो है, डेंसिटी से भी जो रिलेशनशिप है ये आप यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला, न्यूटन का जो फार्मूला है उससे आप देख सकते हैं इसका रिलेशनशिप, बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है। और ह्यूमिडिटी जो होती है ये डेंसिटी को वेरी कर रही होती है एयर की, अगर बात करें हम एयर के हवाले से, तो ह्यूमिडिटी से जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कंप्लीट हो गए सारे MCQs। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।